Good morning students. So we were studying chapter 9 force and laws of motion. Today we will study the laws of motion. First law of motion. गैलीलियो ने इंक्लाइन प्लेन पर कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी. एक इंक्लाइन प्लेन जो कि लेफ्ट में है और दूसरा जो कि राइट में है, जैसा कि फिगर्स में दिया गया है. सो उसने कहा कि when no force act on an object it moves with constant speed. अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है ऑब्जेक्ट पे तो जो मोशन है ऑब्जेक्ट का उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी. इसके लिए उसने 3 ऑब्जर्वेशंस की. पहली ऑब्जर्वेशन थी जब उसने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया एज शोन इन फिगर ए और उसने एक मार्बल को रोल डाउन किया. तो जब मार्बल नीचे की तरफ रोल हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या इंक्रीज होती है, जबकि जब उसने राइट वाला इंक्लाइन प्लेन लिया यानी कि एज शोन इन फिगर बी और मार्बल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मार्बल रोल्स अपवर्ड, तब वो क्या ऑब्जर्व करता है कि वेलोसिटी मार्बल की डिक्रीज हो रही है. सो इन वन केस मार्बल जब नीचे जा रहा था वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन सेकंड में जब मार्बल अपवर्ड जा रहा था वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी. नाउ थर्ड उसने ऑब्जर्वेशन की जहाँ पे उसने एक फ्रिक्शनलेस प्लेन लिया विच इज़ इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड एज शोन इन फिगर सी. सो ये दोनों तरफ इंक्लाइंड है, राइट में भी और लेफ्ट में भी. ये यहाँ से लेफ्ट इंक्लिनेशन एंड दिस इज राइट इंक्लिनेशन. सो उसने कहा कि जब मार्बल लेफ्ट से रोल होता है डाउनवर्ड तो वो क्या करेगा, वो अपोजिट साइड में अपवर्ड रोल करेगा जब तक कि वो सेम हाइट को ना रीच करे. यानी कि अगर मार्बल यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो जैसे ही नीचे सरफेस पर पहुँचता है फिर वो राइट साइड की इंक्लिनेशन पे अपवर्ड की तरफ रोल करेगा और सेम हाइट अटेन कर लेगा. अब ये कब होगा, ये तब होगा जब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो दोनों तरफ सेम हो. यानी कि जितना इंक्लिनेशन लेफ्ट में है अगर उतना ही इंक्लिनेशन राइट में होगा तब तो मार्बल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. जितना उसने नीचे आते वक्त किया है उतना ही डिस्टेंस वो ऊपर जाते वक्त ट्रैवल करेगा. बट जब इंक्लिनेशन डिफरेंट हो, लेफ्ट इंक्लिनेशन और राइट इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो सेम ना हो, वो डिक्रीज हो रहा हो, जैसा कि ब्लू और रेड लाइंस में शो किया गया है, तब क्या होगा, मार्बल एक लार्जर डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा टू रीच द सेम हाइट. यू कैन सी यहाँ पर पहुँचने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और यहाँ पर पहुँचने के लिए जो ये रेड वाली लाइन का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ऑल्दो हाइट सेम है लेकिन डिस्टेंस रेड में मैक्सिमम है, उसके बाद ब्लू में एंड देन ब्लैक में. और देखें तो एंगल जो है वो रेड का सबसे कम है, देन ब्लू देन ब्लैक. तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन राइट साइड में डिक्रीज हो रहा है उतना ही लार्जर डिस्टेंस मार्बल ट्रेवल कर रहा है टू रीच द सेम हाइट. अब ये वो केस है जहाँ पे किसी तरह का भी कोई फ्रिक्शन नहीं है. इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड. फ्रिक्शन होता तो रेजिस्ट करता मोशन को और वो सेम हाइट तक नहीं पहुंच पाता. नाउ थर्ड केस उसने लिया कि अगर इंक्लाइंड प्लेन ना हो, बिल्कुल ही ज़ीरो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो, तब क्या कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा बन जाएगा राइट साइड में. तो लेफ्ट साइड से जब हमारा मार्बल रोल करके आता है इंक्लिनेशन से और राइट साइड में हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ट्रैवल करता है तो वो अपने सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता रहेगा जब तक कि वो सेम हाइट पर ना पहुंच पाए. बट क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पर वो हाइट तक तो नहीं पहुंच पाएगा, तो इसीलिए ये उसने कहा कि वो फॉरएवर चलता ही रहेगा, इस मोशन विल कंटिन्यू फॉरएवर. बट दिस इज़ ओनली इन द केस जहाँ पर किसी तरह का कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ना फ्रिक्शन ना ग्रेविटी. नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ेंगे. सो अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं इस केस में ज़ीरो हैं. बट रियल लाइफ में सेम सिचुएशन को अचीव करना मुश्किल है क्योंकि रियल सिनेरियोज़ में फ्रिक्शन भी एक्ट करता है जो कि बॉडी को रेजिस्ट करेगा. फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि जब
हमारा मार्बल रोल करके आता है यहाँ से, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और वो स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन एक्ट्स, फ्रिक्शन अपोज करेगा इसके मोशन को और वो स्टॉप हो जाएगा। बट अगर हम फ्रिक्शनलेस लेंगे तो वो फॉरएवर मूव करता रहेगा। ऑल्दो हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय सम प्रोसेसेस, जैसे कि हम स्मूथ मार्बल को यूज़ करें, स्मूथ प्लेन को यूज़ करें ताकि फ्रिक्शन लेस हो, लुब्रिकेंट्स अप्लाई करें हम टॉप ऑफ द प्लेन पे। These 3 points can decrease और minimize the frictional force। अपनी ऑब्जर्वेशन से फिर कंक्लूजन क्या दिया गैलीलियो ने? उसने कहा कि external forces are required to change the motion of an marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स किस लिए रिक्वायर्ड है? मोशन को चेंज करने के लिए। अगर हमारा मार्बल इंक्लिनेशन पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको सस्टेन, उसको बनाए रखने के लिए किसी तरह के फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दस एक्सटर्नल फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन द मोशन, नॉट टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन। गैलीलियो ने जो आइडिया प्रेजेंट किया था फोर्स इन मोशन के लिए, उसको न्यूटन ने फर्दर स्टडी किया। तब उन्होंने दिए 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन 3 लॉज को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं, जिनमें फर्स्ट लॉ है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में जब तक कि उस पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, दबाव ना डाला जाए चेंज करने का, डायरेक्शन को, स्टेट ऑफ रेस्ट को और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को। अदर वर्ड्स में कहें तो ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। सभी के सभी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज अगर कोई करना चाहता है तो उसको रेजिस्ट करेंगे, यानी कि अपोज करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है एक स्ट्रेट लाइन में, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। इट्स स्टेट कैन ओनली बी चेंज्ड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। नाउ दैट एक्सटर्नल फोर्स मे नॉट बी जस्ट अ पुल और अ पुश, दैट कैन बी अ फ्रिक्शनल फोर्स। नो ये जो टेंडेंसी है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर मोशन को चेंज ना करने की, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते रहने की, इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। जब तक कि उसको डिस्टर्ब करना किया जाए, उसके सेम स्टेट में रहना या सेम स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ मोशन करना, ये टेंडेंसी क्या कहलाती है? इनर्शिया। इसी वजह से, इनर्शिया की वजह से ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया से ही रिलेटेड है। वो भी यही कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाएगा तब तक सेम स्पीड के साथ या सेम स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? द लॉ ऑफ इनर्शिया। ना कुछ रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो कि इनर्शिया को बेटर वे में एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार में बैठे हो, आप कोई ड्राइव कर रहा है कार को, तो जैसे ही कार को अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करती है,
आगे की तरफ मूव करते हैं हम। उससे पहले हम क्या थे, जब तक कि कॉन्टिन्यूस स्पीड में थी गाड़ी, ब्रेक से पहले हमारी बॉडी सीट के रिस्पेक्ट में, जो कार की सीट है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे थी। तो अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा तो वो रेजिस्ट करेगी, वो खुद को रेस्ट में ही रखना चाहेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया, जो उसकी टेंडेंसी है उसकी वजह से। तो जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो गाड़ी जो है स्टॉप हो जाएगी और फोर्स जो आएगा वो अपोजिट वे में, डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो हमारी बॉडी को आगे की तरफ धकेलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी अपोज कर रही है कार के रेस्ट मोशन को, जो ब्रेक्स लग रहे हैं उसको अपोज कर रही है। इसीलिए सीट बेल्ट लगाई जाती हैं ताकि जो हमारा फॉरवर्ड फॉल है उसको स्लो किया जाए और इंजरीज ना हो। सो जैसे ही ब्रेक लग रहे हैं कार तो स्लो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बट हमारी बॉडी जिस मोशन में थी वो सेम मोशन में कंटिन्यू करती है और इसीलिए हम फॉरवर्ड फॉल करते हैं। जब हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तब हमें अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलता है। आप अगर किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप खड़े हो, तो आप देखोगे जैसे ही बस स्टार्ट होती है स्पीड से तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, आगे की बजाय हम पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि अब हमारी बॉडी कैसी थी, हमारी बॉडी स्ट्रेट रेस्ट पोजीशन पर थी। बट जैसे ही बस मूव करती है तो हमारे फीट जो होते हैं, पैर हैं, वो बस के कांटेक्ट में है तो वो भी मोशन के साथ कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारी जो अपर पार्ट है बॉडी का वो सेम पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है। तो इनर्शिया की वजह से जैसे ही बस फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी तो हमें अपोजिट फोर्स कहाँ मिलेगा, बैकवर्ड की तरफ हम फॉल करेंगे। अब आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको रेजिस्ट हम तभी करेंगे ना जब हम पीछे की तरफ मूव करें, ताकि दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो हमारी पोजीशन सेम रहे। तो जैसे ही बस फॉरवर्ड मूव करती है हम पीछे की तरफ गिरते हैं और जैसे ही कार स्टॉप करती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। एक और इफेक्ट देखने को मिलता है जब मोटर कार शार्प टर्न लेती है, यानी कि मुड़ती है विद ग्रेट हाई स्पीड, तब क्या होता है, हम एक सीट के एक साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। नाउ हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, बट जो कार है, मोटर कार है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो हमारी बॉडी सेम डायरेक्शन में रहना चाहती है, स्ट्रेट लाइन में, जबकि कार हमारी टर्न ले रही है। इसी वजह से जो हमारा इनर्शिया है, जो हमारी टेंडेंसी है सेम स्टेट में रहने की, उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है स्लिप हो जाती है एक साइड में ऑफ द कार, वन साइड ऑफ द कार। नाउ लेट्स सी सम एक्टिविटीज। कैरम जब हम खेलते हैं तो अगर इमेजिन कि हमने जो कैरम के कॉइन्स हैं उनको वर्टिकल लाइन में प्लेस कर रखा है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, और एक स्ट्राइकर की मदद से हम उसको स्ट्राइक करते हैं बहुत ही स्पीड से, लार्ज फोर्स के साथ अगर हम हिट करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ जो लोअर कॉइन है वो निकल जाएगा और बाकी के जो कॉइन्स हैं वो एज इट इज़ वर्टिकल पोजीशन में रहेंगे। ये किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। जो कॉइन्स का इनर्शिया है वो उनको सेम पोजीशन को मेंटेन करने में फोर्स करता है कि वो सेम पोजीशन को कंटिन्यू करें। तो जैसे ही नीचे वाला कॉइन मूव करता है बाकी के कॉइन्स वर्टिकली फॉल करते हैं। सिमिलर इफेक्ट इज सीन इन एक्टिविटी 9.2। अगर हमने एक कॉइन के ऊपर एक कार्ड प्लेस कर एक ग्लास के ऊपर हमने एक कार्ड प्लेस कर रखा है जिसके ऊपर एक कॉइन है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, स्पीड के साथ कार्ड को शिफ्ट करेंगे तो कॉइन रेस्ट की पोजीशन में था, वो अपनी रेस्ट की पोजीशन मेंटेन करेगा इनर्शिया की वजह से, और कार्ड तो मूव हो जाएगा और कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगा।